हेलो गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी देर में आ रही है और ऐसा इसलिए है कि किसी रीजन से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है और अब से रेगुलर वीडियो आएंगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आर्लो और रेमी सेफ हाउस के बाहर खड़े होते हैं और आर्लो कह रहा होता है रिसेंटली मैंने अपनी आंट से कांटेक्ट किया और वो अथॉरिटीज के अंडर वर्क करती है और मैं आज उनसे मिलने जा रहा हूँ और इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो ये सुनकर रेमी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। फिर आर्लो आगे कह रहा होता है शायद वो रे के बारे में हमें कुछ बता सकती है। अब स्टोरी में आगे सीन शिफ्ट होता है और हम रेमी और आर्लो को एक स्ट्रीट में देखते हैं और रेमी थोड़ी परेशान सी लग रही होती है। तो आर्लो ये नोटिस करने के बाद रेमी से कह रहा होता है हे रेमी, तुम काफी वरीड लग रही हो, वो उतनी स्कैरी नहीं है और तुम्हें उनसे जो पूछना है तुम पूछ सकती हो। तो रेमी कह रही थी हाँ, ऐसा कहने के लिए थैंक यू आर्लो। फिर आर्लो कह रहा होता है ये ठीक है, मुझे भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों बस से उतरने के बाद रॉयल कैफे के सामने आ गए होते हैं और रेमी आर्लो की आंट को देखकर कह रही होती है वो तो पहले से ही यहाँ है। तो आर्लो कह रहा होता है हाँ, उन्होंने पहले से ही एक टेबल बुक करी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो की आंट उन दोनों को देखकर हाई कर रही होती है और आर्लो भी अपनी आंट को हाई कहते हुए हे आंट वेल कह रहा होता है। फिर आंट कह रही होती आर्लो तुम कैसे हो, और यहाँ दूसरी तरफ रेमी आंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। इसके बाद आर्लो कह रहा होता है मैं ठीक हूँ और हमें आपका टाइम देने के लिए थैंक यू आंट। तो आंट कह रही होती अरे ये ठीक है और देखो तो जरा तुम कितने बड़े हो गए हो, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा लंबे हो गए हो। फिर ये सब देखते हुए रेमी मन ही मन कह रही होती है आर्लो आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम एक फैंसी जगह पर जा रहे हैं और अब मुझे फील हो रहा है कि मैं अच्छे से कपड़े पहनकर क्यों नहीं आई। इसके बाद आंट कह रही होती है अच्छा ये तुम्हारी फ्रेंड है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तो ये सुनकर रेमी कह रही थी हाय मेरा नाम रेमी है। फिर आंट कह रही होती है तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई रेमी और तुम मुझे वेल कह सकती हो। तो रेमी कह रही होती हाँ ठीक है और मनी मन कह रही होती है ये अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें पहले कहीं देखा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ बैठ गए होते हैं और आंट कह रही होती है आर्लो तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो रेमी कह रही होती अरे हाँ, मेरे ब्रदर को कुछ महीने पहले एम्बर ने मार डाला, वो विजिलेंटे एक्सटेटिक था और अथॉरिटी ने उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन मुझसे या मेरी फैमिली से कभी कांटेक्ट नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया ना ही कोई अपडेट। फिर आंट कह रही होती ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा ब्रदर हाई टियर था ना। तो रेमी कह रही थी हाँ वो एक हाई टियर था। फिर आंट कह रही होती है अनफॉर्चुनेटली एक विजिलेंट होना कितना बकवास है, उस जैसा स्ट्रॉन्ग यंग मैन और कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उस तरीके का काम करने का डिसीजन लिया। तो ये सुनकर रेमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे वेल्कन की कही हुई बात याद आ रही होती है कि एक विजिलेंटी होना कितना बेकार है और तुम जैसी यंग लेडी और कुछ भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने ये करने का डिसीजन लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी काफी तेजी से टेबल में अपना हाथ पटकती है और रेमी को ऐसा करते हुए देखकर आर्लो भी काफी हैरान हो जाता है। फिर आंट रेमी से कह रही होती है रेमी आखिर तुम्हें क्या हुआ, और साथ ही आर्लो भी कह रहा होता है रेमी ये तुम क्या कर रही हो। तो रेमी कह रही होती है आई एम सॉरी मुझे क्विकली वॉशरूम जाना है। इतना कहकर रेमी वहाँ से जा रही होती है। फिर आर्लो अपनी आंट से कह रहा होता है आंट वेल वो अभी भी शॉक में है, रे की हरकतें क्वेश्चनेबल हो सकती है, लेकिन मैं रेमी को पर्सनली जानता हूँ, ये एक रिस्पेक्टेबल पेयर है जिसके इंटेंशन हमेशा अच्छे रहे हैं। तो आंट कह रही होती है ये वो है जो तुम सोच रहे हो आर्लो, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी वॉशरूम में अपना फेस वॉश कर रही होती है और साथ ही मनी मन कह रही होती है रेमी काम डाउन, वो दोनों एक जैसे लग रहे हैं और उनके फीचर्स भी ब्लॉन्ड हेयर और गोल्डन आईज और जहाँ तक हाइट भी सिमिलर है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आंट ही वेल्कन हो? तो इसका मतलब ये होगा कि एम्बर और अथॉरिटी साथ में कनेक्टेड है, लेकिन उन्होंने रे को क्यों मारा? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक विजिलेंटी था? इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी आर्लो और आंट के पास वापस आ गई होती है और आंट रेमी को देखकर कह रही होती है हे रेमी वेलकम बैक। तो रेमी कह रही होती थैंक यू और मुझे पहले के लिए माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि उस टाइम मुझे क्या हो गया था। तो आंट कह रही होती अरे कोई बात नहीं। इसके बाद रेमी कह रही होती वेल क्या अथॉरिटीज को एम्बर
नंबर के बारे में कुछ पता चला? क्योंकि मैंने अभी तक न्यूज में उनके बारे में कुछ नहीं सुना। तो आंट कह रही होती ये कॉन्फिडेंशियल है। फिर रेमी कह रही वाओ ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो आंट कह रही होती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो। आर्लो ने अभी मुझे तुम्हारे ब्रदर के बारे में कुछ बताया। वो एक कॉम्पिटेंट यंग मैन की तरह लगता है और मुझे यकीन है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता था, लेकिन विजिलेंटी बनना काफी डेंजरस है और इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए और इम्पैक्ट डालने का सबसे अच्छा तरीका हमारे साथ काम करना है। रूल्स को फॉलो करो और अपनी स्टडीज पर फोकस करो और अपनी एबिलिटीज को आगे बढ़ाओ और टाइम आने पर पीस और ऑर्डर बनाए रखने की फाइट को ज्वाइन कर सकते हो और सभी को प्रोटेक्ट करना अथॉरिटीज का मिशन है। फिर रेमी कह रही होती है दरअसल मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस पर बिलीव कर सकती हूँ। मैंने देखा है कि अथॉरिटीज कितने अनरिस्पॉन्सिव है, स्पेशली तब जब लो टियर की डिस्ट्रिक्ट में खतरों की बात आती है और ये कोई रेयर अकॉरेंस नहीं है। कई लो टियर डिस्ट्रिक्ट बहुत लंबे टाइम से सेल्फ गवर्निंग है क्योंकि उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों है? तो आंट कह रही होती रेमी अथॉरिटीज को कई केसेस का सामना करना पड़ता है और कुछ केसेस में दूसरों के मामले ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम दूसरे केसेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फिर रेमी कह रही होती है इसलिए जब एक पूरे शहर को एक मिड टियर से खतरा होता है तो क्या ये तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? तो ये सब देखकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। इसके बाद रेमी कह रही होती है अगर अथॉरिटीज ऐसे सिंपल केसेस का जवाब नहीं दे सकते हैं तो हर समय विजिलेंटीज को डिनाउंस करने के बजाय उनकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं और उनका गोल भी सेम है। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे आपका काम इजी हो जाएगा? तो आंट कह रही होती है विजिलेंटीज के मेथड काफी इम्पल्सिव और डेंजरस है और उनका गोल सिर्फ सरफेस लेवल के इश्यूज को फिक्स करना है। फिर रेमी कह रही होती है ये कुछ न करने से बेहतर है। तो आंट कह रही होती है हो सकता है कि तुम्हारे ब्रदर के इंटेंशन अच्छे हो, लेकिन क्या तुम सभी विजिलेंटीज के बारे में यही बात कह सकती हो? एक बार जरा इस बारे में सोचो। मल्टीपल हाई पर्सन क्राउड अनचेक और अनरेस्ट्रेंड रूप से इधर उधर दौड़ रहे हैं और क्या तुम उन पर भरोसा करती हो कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही हो? और क्या तुम ये गारंटी दे सकती हो कि वो आगे जाकर लालच की वजह से नहीं झुकेंगे? तो रेमी कह रही थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो सभी एक तरफ फेंके जाने से पहले खुद को प्रूव करने का चांस डिजर्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो रेमी का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है रेमी एक सेकंड के लिए मेरे साथ आओ। आंट वेल एक्सक्यूज मी, हम 1 मिनट में वापस आते हैं। इतना कहकर आर्लो रेमी को वहाँ से बाहर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी और आर्लो बाहर खड़े होते हैं और आर्लो कह रहा होता है रेमी आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तो रेमी कह रही होती है तुम मुझे यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए ही तो लाए हो और मैं वही कर रही हूँ। फिर आर्लो कह रहा होता है नहीं, तुम उन पर अटैक कर रही थी और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम अच्छा बिहेव करोगी। मेरी आंट एक हाई रैंकर ऑफिसर है और तुम उनके सामने चिल्ला नहीं सकती हो और ऐसा करने से तुम हम दोनों को ही उनके सामने खराब दिखा रही हो। तो रेमी कह रही थी क्या मुझे वहाँ बैठकर रे के बारे में बकवास सुननी चाहिए थी? फिर आर्लो कह रहा होता है ये दुनिया तुमसे और रे से ज्यादा बड़ी है, यहाँ लाखों चीजें होती रहती हैं और हम उनमें से आधे के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं और मेरी आंट के पास हम दोनों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उनके सामने थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ और अब जब हम वापस जाएंगे तो तुम रूड बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगोगी। तो रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है तब तक नहीं जब तक तुम मुझे इसका आंसर नहीं दोगे कि तुम्हारी आंट के पास किस तरह की एबिलिटी है। फिर आर्लो कह रहा होता है उनके पास मेरी बैरियर का एक वेरिएशन है। तो ये सुनकर रेमी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही होती क्या तुमने क्या कहा? फिर आर्लो कह रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रही हो, आफ्टर ऑल हम रिलेटेड है। इसके बाद रेमी मनी मन कह रही होती है बैरियर, लेकिन वॉल्कन के पास तो फ्लेम क्लॉज हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन था कि वेलरी और वेल्कन सेम पर्सन थे, क्या मैं गलत थी? इसके बाद हम देखते हैं कि आंट भी बाहर आ गई होती है और रेमी आंट से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए कह रही होती है मैं अपने रूड बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं वापस चली जाऊँ और मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा इंप्रेशन बना पाऊंगी। तो आंट कह रही होती है रेमी इतना स्ट्रेस मत लो, मैं सर्कमस्टेंसेस को समझ सकती हूँ और मैं अपने कलीग से तुम्हारे ब्रदर के सिचुएशन के बारे में जरूर पूछूंगी। फिर रेमी इसके लिए थैंक यू कहती है
और वहाँ से बाय कहते हुए चली जाती है और आंट भी रेमी को बाय कह रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो और आंट कैफे के अंदर बैठे होते हैं और आंट कह रही होती है तुम्हारी फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आर्लो कह रहा होता है इसके लिए सॉरी आंट, वो यूजुअली ऐसे बिहेव नहीं करती है और मुझे नहीं पता कि आज उसे क्या हो गया। तो आंट कह रही होती है अरे कोई बात नहीं, और वैसे तुमने कहा था कि वो वेल्स्टन की करंट क्वीन है। तो आर्लो कह रहा होता है हाँ, और तुम अभी भी वेल्स्टन के किंग होगे। फिर आर्लो कह रहा होता है नहीं, मुझे इस ईयर की स्टार्टिंग में गद्दी से उतार दिया गया था। तो आंट कह रही होती है मैं ये सुनकर काफी सरप्राइज हुई हूँ, और वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी पोजीशन वापस लेने की प्लानिंग कब बना रहे हो। फिर आर्लो कह रहा होता है एक्चुअली मुझे अब टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दूसरी चीजों पर अपना फोकस करने का अच्छा मौका है। तो आंट कह रही होती आर्लो तुम काफी ज्यादा अलग लग रहे हो, तुम्हारा एम तो बड़े होकर टॉप में रहने का था, मुझे बताओ इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। फिर आर्लो कह रहा होता है खैर रे की डेथ के बाद और अपने क्लासमेट की एबिलिटी डिसेबल होने के बाद मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। तो आंट कह रही होती है तुम उन चीजों पर अपनी एनर्जी यूज कर रहे हो जो अथॉरिटीज पहले से हैंडल कर रही है और इसका तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, और मुझे लगता है आर्लो तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करना चाहिए, तुम्हें खुद पर फोकस और अपना रिज्यूम बिल्ड करना चाहिए और इन सब नॉइस में खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करो। फिर आर्लो कह रहा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। तो आंट कह रही होती है अब तुम्हें किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये एक ऐसी चीज है जिसकी उम्मीद मैंने तुमसे कभी नहीं करी थी, और मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे मुंह से ये सुना होता तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते। आखिर तुम्हारा एम्बिशन और इंस्पिरेशन कहाँ है, और साथ ही वेल्स्टन जितना प्रेस्टिजियस है तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के वैल्यूज दें, और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो वो तुम्हें आखिर क्या सिखा रहे हैं। और वैसे अब मैं तुम्हें आगे लेक्चर नहीं दूंगी, बस तुम ये याद रखो कि कनेक्शन तुम्हें बस इतनी दूर तक ही ले जा सकता है और तुम्हें सोसाइटी में हाई रैंक पोजीशन की गारंटी देने के लिए तुम्हें अपने आप को हमारे सामने प्रूफ करना होगा। तो आर्लो कह रहा था हाँ मैं समझ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि आइसिन दौड़ते हुए सारा के पास आ रहा होता है और उसके पास आकर कह रहा होता है हे सारा मुझे तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उन क्रिमिनल बच्चों को जिनके बारे में तुमने मुझे पता करने के लिए कहा था, अपेरेंटली उन्हें कुछ महीनों के लिए रीएडजस्टमेंट क्लासेस में भेजा जाता है और टाइम और इंस्ट्रक्टर बच्चों की कंडीशन पर डिपेंड करता है। फिर सारा कह रही होती है अच्छा तुम जानते हो कि मुझे भी वो क्लासेस अटेंड करनी थी। फिर ये सुनकर आइसिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें भी वो अटेंड करनी थी। तो सारा आगे कह रही होती वो मुझे 3 मंथ के लिए वहाँ भेजना चाहते थे क्योंकि मैंने अनऑर्डिनरी नाम की एक बुक पढ़ी थी। फिर आइसिन कह रहा होता है अच्छा वो बैन बुक। फिर सारा कह रही थी हाँ उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि मैं उसके आइडियाज से बाकी स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस ना कर सकूं, और मेरे वापस आने के बाद उन्होंने ये मेक श्योर करने के लिए मेरा इंस्पेक्ट किया कि मुझ पर इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, और जब मैं फेल हो गई तो उन्होंने मुझे वो क्लासेस लेने के लिए फोर्स किया, लेकिन प्रिंसिपल वॉन ने मेरा एनरोलमेंट डिले करने में मैनेज कर पाए। तो आइसिन ये सुनकर कह रहा होता है डैम इट, एक बुक के लिए इतना हंगामा, मुझे लगता है कि ये विजिलेंटीज को और बाकी सभी को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है। तो सारा कह रही होती है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं लगता ये विजिलेंटिज्म है जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है कि अथॉरिटीज जनरली अपोजिशन को रोकना चाहते हैं, और अनऑर्डिनरी एक ऐसी बुक है जो अपने रीडर्स को अपने मॉरल बेस पर अपने रूल्स क्रिएट करने के लिए चैलेंज देता है, और इसमें कोई बैड मैसेज नहीं है, लेकिन अथॉरिटीज के लिए इसका मतलब अनप्रेडिक्टेबल हाई टियर इन्फ्लक्स है, और इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल के थ्रू नॉन कन्वेंशनल आइडियाज को पब्लिक के सामने शेयर करना पसंद नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम सब एक जैसा सोचें ताकि हम उनके लिए उनके रूल्स लागू करते रहें। तो आइसिन कह रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही हो सकती हो। मैं उनके बारे में जितना ज्यादा पता लगाता हूँ वो उतने ही कम ट्रस्टवर्थी लगते जाते हैं। फिर सारा कह रही होती है हाँ। फिर आइसिन कह रहा होता है तो ये जो क्लासेस हैं तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ हैं और उनमें क्या पढ़ाया जाता है। तो सारा कह रही होती है मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि हर चीजें अलग अलग
होती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ गैसेस हैं। मेरा इंस्ट्रक्टर कियोन नाम का एक पर्सन है और शायद ऑलमोस्ट मैं श्योर हूँ कि वो वही पर्सन है जिसने जॉन के साथ काम किया था। फिर आइसन कह रहा होता है अच्छा तो कियोन की क्या डील है। तो सेरा कह रही होती है मैंने उस पर रिसर्च करी और उसके पास एक रेयर एबिलिटी है मेमोरी रिकॉल, जो लोगों की पुरानी मेमोरीज को रिसर्फेस करने पर फोर्स कर देता है। फिर आइसन कह रहा होता है इसमें तो काफी गड़बड़ लग रहा है, ओल्ड मेमोरी को रिलीव करना पड़ रहा है। इसके बाद सेरा कह रही होती है मैं सोच रही थी कि उसने जॉन की पास्ट मेमोरीज को वेपनाइज्ड बनाया है और क्या होगा अगर जॉन को बार बार उन इंसिडेंट से गुजरना पड़े और वो भी कई महीनों तक। तो आइसन कह रहा होता है मैं वरिड हूँ कि इस एक्सपीरियंस ने जॉन को ऐसा बना दिया। फिर सेरा कह रही होती है मेरा गैस है कि न्यू बॉस्टन में उसके और क्लेयर के बीच फाइनल इंटरेक्शन। तो ये सुनकर आइसन हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या क्लेयर। फिर सेरा आगे कह रही होती है क्लेयर न्यू बॉस्टन में जॉनी की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी और वो एक विटनेस है जिसने जॉनी को खुद को लूज करते हुए देखा, क्योंकि उसने क्विकली बहुत ज्यादा पावर गेन कर ली और इवेंचुअली उसे रोकने के लिए उसने न्यू बॉस्टन के जैक और बाकी सभी क्लासमेट के साथ टीम अप किया, क्योंकि क्लेयर जॉन के वायलेंस को एंड करना चाहती थी और वो जॉन को ये समझाना चाहती थी कि वो वही बन गया है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। लेकिन जॉन के पर्सपेक्टिव से ये एक बिट्रेयल था उस पर्सन के थ्रू जिस पर वो सबसे ज्यादा बिलीव करता था, और अगर मुझे उस मोमेंट को बार बार रिलाइव करने के लिए फोर्स किया जाए तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। फिर भी क्योंकि मेरे और जॉन के बीच में फाइट हुई थी मैंने न्यूट्रल रहने की कोशिश करी, ना कि उसे जज करने की, और मैंने ये जानने के लिए उसके बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया कि वो इतना इनसफरेबल क्यों है। और आखिरकार आज मेरे लिए ये चेक्ड हो गया, जॉन ने सभी पर अपना ट्रस्ट खो दिया है और अपनी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद वो एक फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद से वेस्टर्न आया था, लेकिन यहाँ उसके साथ जो कुछ भी हुआ उस रीजन से उसने गिव अप कर लिया और अपने आसपास के लोगों को छोड़ दिया और साथ ही अपने आप से गिव अप कर लिया, और अब वो एक डिस्ट्रक्टिव हाई टियर में डेवलप हो गया है जो सोचता है कि पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट है। तो ये सब सुनकर आइसन मन ही मन कह रहा होता है वो सच में ये सब एक साथ रखने के लिए काफी ज्यादा वरिड है। इसके बाद सेरा आगे कह रही होती है कि जॉन अपने पास्ट में फंसा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और जैक को एक क्लासरूम में देखते हैं और जॉन जैक से कह रहा होता है मेरी लिस्ट कहाँ है। तो जैक कह रहा होता है मुझे नहीं मिली। फिर ये सुनकर जॉन जैक का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें नहीं मिला। आखिर ये दिखावा करना कितना ही मुश्किल हो सकता है कि तुम उनके स्टूपिड सेफ हाउस को ज्वाइन करना चाहते हो। तो जैक घबराते हुए कह रहा होता है मैंने कोशिश करी थी लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर ये सुनकर जॉनी कह रहा होता है क्या उन्होंने क्या किया। तो जैक कह रहा होता है मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे देखते ही मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। उस क्लब को चलाने वाला हर एक पर्सन बाइज्ड है, हालांकि पैम्पलेट में लिखा था कि इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन वो अपने वर्ड पर स्टिक नहीं रहे और तुम्हें ये देखना चाहिए था। और वहाँ के सभी मेंबर्स तुम्हें हेट करते हैं, वो नहीं चाहते थे मैं या तुमसे रिलेटेड कोई भी पर्सन उस प्लेस पर आए। तो ये सुनकर जॉनी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर जैक आगे कह रहा होता है मुझे यकीन है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने स्कूल के सामने उन्हें ह्यूमिलेट किया और वो अब तुम्हारे अगेंस्ट साजिश रच रहे हैं। इसके बाद जॉन को रेमी की कही हुई बात याद आती है कि सेफ हाउस सभी के लिए ओपन है और वहाँ पर रैंक मैटर नहीं करती है और अगर जॉन तुम चाहो तो तुम भी वहाँ आ सकते हो। फिर ये सोचकर जॉनी मनी मन कह रहा होता है रेमी तुम झूठी हो। इसके बाद जॉन जैक का कॉलर छोड़ देता है और टेबल पर हाथ पटकते हुए कह रहा होता है मैं ये जानता था। फिर ये सुनकर जैक मनी मन कह रहा होता है क्या वो मुझ पर बिलीव कर रहा है। अब सेफ हाउस तुम देखते रहो, तुमने मेरे साथ जो किया अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल लाइब्रेरी में हम आर्लो को देखते हैं और वो अपनी आंट की कई भी बातों को याद कर रहा होता है कि उसे अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करना चाहिए, साथ ही अपने पर और अपने रिज्यूमे को बिल्ड करना चाहिए और अपने आसपास के शोर से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए आर्लो मनी मन कह रहा होता है क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ और क्या सच में मैं अपना टाइम बर्बाद
कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो के पास सेफ हाउस मैनेजमेंट शेड्यूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग आर्लो को 10 बजे सेफ हाउस में सुपरवाइज करना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेमी को स्कूल में भागते हुए देखते हैं और साथ ही रेमी भागते हुए मन ही मन कह रही होती है आज क्लास जल्दी छूट गई। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी सेफ हाउस के अंदर आती है और वो अंदर आकर देखती है कि वहाँ पर 2 स्टूडेंट आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तो दूसरी लड़की उससे कह रही होती आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ और तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। तो ये सब देखकर रेमी मन ही मन कह रही होती है यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, आखिर इस ब्लॉक का सुपरवाइजर कौन था। इसके बाद वो लड़की कह रही होती है ये सेफ हाउस है और यहाँ हर कोई आ सकता है। तो वो ग्रीन हेयर बॉय कह रहा होता है लेकिन तुम जैसे लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। फिर वो लड़की कह रही होती अच्छा तो मेरे जैसे लोगों का क्या कसूर है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है सब लोग शांत हो जाओ और रेमी की आवाज सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर रेमी उन दोनों से कह रही होती आखिर कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो लड़की कह रही होती है ये बच्चा सोचता है कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। फिर वो लड़का कह रहा होता है ठीक है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वो लड़की कह रही होती अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर वो लड़का कह रहा होता है क्योंकि तुमने लास्ट वीक बिना किसी रीजन के मुझे पंच मारा था और इसलिए मैं तुम्हें क्लब के लिए डेंजर मानता हूँ। इसके बाद रेमी चिल्लाते हुए कह रही होती है दोनों शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ कि हम सभी में डिफरेंसेस हैं लेकिन मामले का फैक्ट ये है अगर हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो सेफ हाउस काम नहीं करेगा। हर कोई जिसे तुम देखते हो वो ऐसा पर्सन नहीं हो सकता है जिसे तुम पसंद करते हो, लेकिन इसकी परवाह किए बिना हर किसी को यहाँ मौका पाने का अधिकार है और हम सभी को एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिलने की जरूरत है और कम से कम हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। तो वो लड़का कह रहा होता है लेकिन क्या होगा अगर वो यहाँ अपनी मौज मस्ती करे और मुझे बाहर टारगेट करने की कोशिश करे। फिर ये सुनकर वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद रेमी कह रही होती है मैं हर किसी को डाउट का बेनिफिट दूंगी, मैं जानती हूँ अगर तुम यहाँ हो तो तुमने बाहर काफी ज्यादा वायलेंस झेला होगा और सेफ हाउस के मेंबर जो बाहर निकलते हैं उन्हें बाकी स्टूडेंट्स अपना टारगेट बनाते हैं और वो उन्हीं इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट देंगे जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर स्कूल इतना डिसऑर्गेनाइज नहीं होता तो तब सेफ हाउस को फर्स्ट प्लेस पर एग्जिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉल में हम आर्लो को देखते हैं। फिर तभी रेमी पीछे से आकर आर्लो के पैर में किक मारती है और आर्लो उसे देखते हुए कह रहा होता है ओह हेलो रेमी। तो रेमी कह रही थी आर्लो आज तुमने सुपरवाइज क्यों नहीं किया, तुम जानते हो ना हमें क्लब पर हर टाइम नजर क्यों रखनी होती है ताकि वहाँ झगड़े ना हो और तुम्हें पता है आज क्लब में कितनी ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। तो आर्लो कह रहा होता है आई एम सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया। फिर रेमी कह रही होती क्या तुम्हारे दिमाग से निकल गया, आखिर कैसे, तुम इस तरह की कोई भी चीज नहीं भूलते हो। आर्लो क्या सब कुछ ठीक है ना। तो आर्लो कह रहा था क्या तुम्हारे लिए सचमुच ये मायने रखता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम सिर्फ अपने पर फोकस कर रही हो और अचानक से पता नहीं मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे ये सिर्फ समय की बर्बादी है। फिर रेमी कह रही होती नहीं ऐसा नहीं है, आखिर इससे टाइम वेस्ट क्यों होगा। तो आर्लो कह रहा था खैर ये सिर्फ एक देखने का तरीका है। फिर रेमी कह रही थी आर्लो पहले तो तुम हमारी हेल्प करने के लिए काफी एक्साइटेड थे, फिर अचानक से तुम्हारा मन कैसे बदल गया, या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी आंट ने तुमसे कुछ कहा है। तो आर्लो कह रहा था नहीं मैं बस अपने टाइम पर इस बारे में सोच रहा था, आखिर तुम वहाँ मेरी आंट को देखकर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी और तुम्हारे पास उनके अगेंस्ट क्या है। तो ये सुनकर रेमी मन ही मन कह रही होती है मेरे पास अभी भी चांस है, वो वही थी जिसने रे को मारा है। इसके बाद रेमी कह रही होती है नहीं मेरे पास उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है और आई एम सॉरी मेरा इरादा ऐसा कुछ करने का नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपनी प्लानिंग है तो मैं क्लब में तुम्हारी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। तो आर्लो कह रहा होता है हाँ ठीक है शायद यही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। इतना कहकर आर्लो वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है और हम टेरेंस को उसके रूम में देखते हैं और टेरेंस अपने लैपटॉप में वेस्टर्न के सभी हार्टियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है और तभी उसके फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल पिक करके कह रहा होता है हेलो और दूसरी साइड वाला पर्सन कह रहा होता है गुड आफ्टरनून वेस्टर्न, तुम्हारी न्यू प्रायोरिटी ये है कि तुम 94 टारगेट पर क्लोजली नजर रखो और अपने आप को कवर करो और खुद को एक्सपोज मत करना और जब पॉसिबल होगा तुम्हें फॉलोइंग मैसेज डिलीवर कर दिया जाएगा।
तो टेरेंस कह रहा होता है अच्छा मैं समझ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आइसेन के रूम में ब्लैक, रेमी और आइसेन को देखते हैं और वहाँ पर ब्लैक कह रहा होता है डैमेज, जब हम चाहते थे कि एक्सरे को सभी लोग जाने, लेकिन हमारी काफी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हो पाया और अब जब मैं जानबूझकर सबसे छुपने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर भी मैं एंड में पकड़ा गया। तो आइसेन कह रहा होता है खैर ये न्यूज विजिलेंटी से हेट करने वाली लगती है और उन्हें वो फुटेज मिला जिसमें तुम लूजर लग रहे थे और इससे उन्हें एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल जाता है कि वो विजिलेंटीज को डिनाउंस कर सकें। फिर ब्लैक कह रहा होता है ठीक है, लेकिन उन्होंने जो आधी बकवास कही वो भी सच नहीं था। मैं मानता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन पोनीटेल के आने के बाद हमने लेनन और उसके स्नाइपर को बिना किसी प्रॉब्लम के मार दिया। आखिर न्यूज वाले इस स्टोरी को इतनी बुरी तरह बिगाड़ कैसे सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ उनने मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट ब्रॉडकास्ट करी। तो आइसेन कह रहा होता है ये काफी सस्पिशियस लग रहा है। फिर ये सब सुनते हुए रेमी मन ही मन कह रही होती है अगर अथॉरिटीज और एम्बर सच में एक साथ काम करते हैं तो उन्हें मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करने में कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है अरे मुझे कुछ याद आया। इतना कहकर ब्लैक उठकर कबर्ड के पास जाता है और एबिलिटी एम्पलीफायर दिखाते हुए कह रहा होता है लास्ट टाइम जब मैं बाहर गया था तो मुझे ये मिला। तो वो ड्रग की शीशी देखते हुए रेमी कह रही होती आखिर ये क्या है? फिर ब्लैक कह रहा होता है ये एबिलिटी एम्पलीफायर्स है। इसके बाद आइसिन वो ड्रग अपने हाथ में लेता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है ये छोटी सी चीज मेरे एबिलिटी लेवल को हाफ तक बूस्ट कर सकती है। तो ब्लैक कह रहा होता है कुछ आवर्स के लिए, और ऐसा मुझे उस पोनीटेल वाले पर्सन ने बताया था। फिर आइसिन वियर्ड सी शकल बनाते हुए कह रहा होता है अगर मैंने ये अभी ले लिया तो क्या मैं आर्लो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा? अच्छा रुको, अगर हम में से कोई इसे ले ले तो क्या हम जॉनी को हरा सकते हैं? और क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जॉन भी एम्स कर सकता है? मैं इस बारे में कुछ ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। तो ये सुनकर ब्लैक काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसके बाद रेमी कह रही होती अब चलो भी आइसिन तुम इस तरह का मजाक मत करो। फिर दूसरी तरफ ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है क्या जॉनी को हराओ? और इतना सोचने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये फनी नहीं था, इस ड्रग के सीरियस साइड इफेक्ट है। इतना कहकर वो आइसिन से वो शीशी छीन लेता है। फिर कह रहा होता है हमें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आइसिन कह रहा होता है अरे चिल करो डूड, आखिर तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और स्कूल के वेस्ट कोर्टयार्ड में हम जॉन और जैक को देखते हैं। फिर जॉनी जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे सुनाई देता है कि एक लड़का ऐसा कह रहा होता है वो गधे फिर से मेरे पीछे आ गए। इसके बाद हमें वो लड़का दिखाया जाता है और वो लड़का आगे कह रहा होता है मैं हर समय मार खा खा कर तंग आ गया हूँ। तो उसका फ्रेंड पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है अरे तुमने सेफ हाउस में जाने के बारे में सोचा? मैं तो कल वहाँ गया था और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे वहाँ बहुत ज्यादा मजा आया। कुछ मेंबर्स थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और ज्यादा कोई एक दूसरे को परेशान भी नहीं कर रहा था। फिर वो पहला लड़का कह रहा होता है क्या जॉन ने क्लब के मेंबर्स पर बाउंटी नहीं रखी? तो वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास हम सभी का पता लगाने का टाइम है। जैक ने ओपनिंग के दिन ही प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश करी थी और ऐसा करने के लिए उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि चिंता करने की जरूरत है। साथ ही मुझे नहीं लगता है कि जॉन को इसकी परवाह है और अगर वो सिर्फ ब्लफिंग कर रहा होगा तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तो वो लड़का इतना कह रहा होता है और तभी उसकी नजर जॉन पर पड़ती है और जॉन उन दोनों को ही काफी गुस्से से देख रहा होता है। तो इस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मन ही मन कह रहे होते हैं हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जैसे ही वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जैक पीछे से कह रहा होता है तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? तो इतना कहकर जैक उस पर्पल हेयर बॉय का कॉलर पकड़ता है और उसे वॉल में पटक देता है। तो ये देखकर उसका फ्रेंड काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसके बाद जैक उस पर्पल हेयर बॉय से कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अभी भी ब्लफिंग कर रहे हैं? तो ये सब देखकर वो दूसरा लड़का कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास चल रही है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इतना कहने के बाद वो लड़का काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है। तो ये देखकर जैक मुस्कुरा रहा होता है
और मनी मन कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो। तो इतना कहने के बाद जैक अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए सडनली उस लड़के के सामने आ जाता है और ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर जैक उस लड़के से कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो। तो इतना कहने के बाद जैक उस लड़के का कॉलर पकड़ता है और उसे उठाकर उस पर्पल हेयर बॉय की तरफ फेंक देता है। तो ये देखकर वो पर्पल हेयर बॉय काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का उड़ते हुए सीधा उस पर्पल हेयर बॉय से जाकर टकरा जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। फिर जैक कह रहा होता है सब लोग इन्हें देखो, अगर तुम सेफ हाउस को ज्वाइन करते हो तो देखो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और सेफ हाउस में ज्वाइन होकर तुम हमारे किंग के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करने की कोशिश मत करो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ ही गए होगे कि तुम सबके लिए क्या बेहतर रहेगा। इसके बाद वो पर्पल हेयर बॉय चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम गलत हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, कोई भी यहाँ वॉर नहीं चाहता है और मैं सेफ हाउस में इसलिए ज्वाइन हुआ क्योंकि मैं पीस चाहता था और साथ ही मैं चुने जाने से काफी ज्यादा तंग हो गया हूँ और मैं हमेशा डरे हुए रहकर थक गया हूँ और जब से तुम किंग बने हो तो तब से सेफ हाउस ही एक ऐसी चीज है जो अच्छी हुई है। तो उस लड़के के इतना कहते ही जैक उसे काफी तेजी से पंच मार देता है। फिर कह रहा होता है मैं जानता था कि सेफ हाउस कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है और अब देखो उनके मेंबर्स हमसे बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के बैकग्राउंड में हम ब्लैक को देखते हैं और तभी एक लड़की दौड़ते हुए ब्लैक के सामने से जा रही होती है और ब्लैक को क्रॉस करते हुए उससे टकरा जाती है। फिर कह रही होती है मुझे इसके लिए माफ कर देना। तो ब्लैक कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो। तो वो लड़की कह रही होती है जॉन और जैक सेफ हाउस के कुछ मेंबर्स को पीट रहे हैं। फिर ये सुनकर ब्लैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन कह रहा होता है क्या वो हमारे सेफ हाउस के मेंबर्स को मार रहे हैं। फिर ब्लैक उस लड़की से कह रहा होता है वो लोग कहाँ है। तो वो लड़की कह रही होती है वो लोग ईस्ट कोर्टयार्ड के बाहर साइड है और मैं श्योर नहीं हूँ कि वो अभी भी वहाँ पर होंगे। फिर ब्लैक ठीक है कहता है और काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जैक और जॉन को दोबारा देखते हैं। फिर वो दूसरा लड़का घबराते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो सेफ हाउस का पार्ट भी नहीं हूँ और मैं कभी भी उसमें ज्वाइन नहीं होऊंगा। तो उसके इतना कहते ही जैक उसका कॉलर पकड़ता है और कह रहा होता है तो फिर मुझे ये बताओ तुमने पहले यहाँ से भागने की कोशिश क्यों करी। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक अपनी लेजर बीम से जैक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैक काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है और वो ब्लैक की लेजर बीम देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है अरे यहाँ क्या चल रहा है। तो जैक कह रहा होता है अरे देखो अपने क्लब के मेंबर्स को बचाने के लिए यहाँ कौन आया। फिर ब्लैक कह रहा होता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम उन दोनों को छोड़ दो। तो जॉन कह रहा होता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे। तो इतना कहकर जॉन उन दोनों की तरफ जा रहा होता है और उस पहले लड़के को किक मार देता है। तो ये देखकर ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है रुक जाओ। तो जॉनी कह रहा होता है आखिर तुम क्या ही कर लोगे। फिर ये सुनकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है क्या बकवास है, मैं क्या करूंगा। अगर मैंने फाइट स्टार्ट करी तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन मुझे उन दोनों को भी तो बचाना है। और इसके बाद हम जैक को देखते हैं और वो भी मनी मन कह रहा होता है अब जब जॉन यहाँ प्रेजेंट है तो मुझे यकीन है ब्लैक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद जैक ब्लैक से कह रहा होता है लास्ट टाइम तुमने मुझे काफी इजीली डिफीट कर दिया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी चालों का पता चल गया है तो मैं तुमसे इतनी इजीली नहीं हारूंगा। तो इतना कहते जैक काफी तेजी से ब्लैक की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और एकदम ब्लैक के सामने आकर उसे पंच मार रहा होता है, लेकिन ब्लैक काफी इजीली उसका पंच डॉज कर लेता है और मनी मन कह रहा होता है ये बेवकूफ अभी तक नहीं सीखा, वो लास्ट टाइम की तरह ही मूव कर रहा है। तो इतना कहने के बाद ब्लैक जैक पर अटैक करके उसे वॉल में छटका देता है और फिर जॉन से कह रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम जैक जैसे किसी पर्सन के साथ काम क्यों कर रहे हो, क्या तुम सच में इतने डेस्परेट हो। तो जॉनी काफी गुस्से से कह रहा होता है क्या डेस्परेट, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो क्लास में अपने लिटिल फ्रेंड्स के साथ छुपते हैं। तो इतना कहकर वो काफी तेजी से ब्लैक की तरफ आ रहा होता है और ब्लैक के एकदम क्लोज आकर उसे पंच कर रहा होता है। तो ये देखकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है डैम इट वो काफी ज्यादा फास्ट है। तो इतना कहने के बाद ब्लैक अपनी लेजर बीम एक्टिवेट करता है और जॉनी के पंच मारने से पहले लेजर बीम का यूज करते हुए पीछे हट जाता है। फिर मनी मन कह रहा होता है वो काफी ज्यादा क्लोज था, उसने मेरी और जैक दोनों की एबिलिटी होल्ड कर रखी है। तो इतना कहने के बाद ब्लैक काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए मनी मन कह रहा होता है अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद हम दोबारा जैक को देखते हैं और वो खड़ा होता है। फिर मनी मन कह रहा होता है आखिर वो दोनों कहाँ गए, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि जब जॉनी उसे पकड़ ले तो साथ ही मैं भी अपना बदला उससे ले लूं।
तो इतना कहकर जैक भी दौड़ते हुए वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं। फिर वो पहला लड़का उस पर्पल हेयर बॉय को उठाते हुए कह रहा होता है, अरे उठो, क्या तुम ठीक हो? वो दोनों ही यहाँ से चले गए हैं, तो अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर इतना कहने के बाद वो लड़का इधर उधर देखता है, फिर उस लड़के का हाथ अपने कंधे पर रखता है और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर जा रहा होता है। इसके बाद हम वापस ब्लैक को देखते हैं और वो अपनी लेजर बीम का यूज करते हुए भाग रहा होता है। फिर तभी जॉन की लेजर बीम ब्लैक के पैर को हिट करती है और ब्लैक अपने घुटनों में गिर जाता है। फिर जॉन ब्लैक के पास आता है और उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक भी दौड़ते हुए वहाँ आ गया होता है और जॉनी ब्लैक का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम और तुम्हारा छोटा सा सेफ हाउस जो भी प्लानिंग बना रहा हो वो बकवास प्लान काम नहीं करेगा और अब मैं उस प्लेस को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर सेफ हाउस ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तो ब्लैक के इतना कहती जॉन उसे पंच मार देता है और कह रहा होता है, तुम्हारा सेफ हाउस एक बकवास है और ये एग्जिस्ट करना डिजर्व नहीं करता है। तो ब्लैक कह रहा होता है, तुम ऐसा तब कह रहे हो जब तुमने उसे देखा भी नहीं है और तुमने वहाँ खुद आने के बजाय जैक को हमारा पता लगाने के लिए वहाँ भेजा। और अगर तुम चाहते हो कि ये इतनी बुरी तरह से खत्म हो जाए तो हमें तुम पर्सनली खत्म क्यों नहीं कर देते हो? फिर जॉनी कह रहा होता है, तुम्हारा क्लब दिन के टाइम के लायक नहीं है। तो ब्लैक कह रहा होता है, क्या बकवास है, अगर ऐसा होता तो तुम उस पर अटैक नहीं कर रहे होते और तुम जानबूझकर इसे अवॉइड कर रहे हो। तुम इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते समय सेफ हाउस से बच रहे हो क्योंकि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि जिन हाई रैंकर से तुम इतनी ज्यादा नफरत करते थे वो अब प्रोग्रेस में है और तुम ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। फिर जॉनी ये सुनकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो। और इतना कहकर वो ब्लैक का फेस पकड़ता है और जमीन में पटक देता है। फिर कह रहा होता है, आखिर तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और तुम ऐसे बात करने की कोशिश मत करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। इतना कहने के बाद जॉन ब्लैक के चेस्ट पर किक कर देता है और इतना करने के बाद जॉन वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर जैक ब्लैक के पास आकर कह रहा होता है, देखा मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अगर तुम मुझसे उलझोगे तो समझ लेना कि तुम जॉन से खिलवाड़ कर रहे हो। और इतना कहकर वो भी ब्लैक के ऊपर से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक को इन्फॉर्मरी में देखते हैं और सारा ब्लैक को देखकर कह रही होती, थैंक गॉड तुम जाग गए, हम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वरीड हो रहे थे। तो ब्लैक कह रहा होता है, अभी क्या टाइम हो रहा है और अभी सेफ हाउस में सुपरवाइज कौन कर रहा है? फिर सारा कह रही होती है, तुम फिक्र मत करो, रेमी वहाँ पर है। और आइसिन भी कह रहा होता है, हाँ वो वहाँ पर है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर सारा कह रही होती है, सुबह जो दो लोग थे उन्होंने हमें बताया कि वहाँ क्या हुआ। तो ये सुनकर ब्लैक को वो सभी याद आता है कि जॉन ने उसे कैसे मारा। इतना सोचने के बाद ब्लैक कह रहा होता है, मैं उससे नफरत करता हूँ सेराफिना, मैं जानता हूँ कि तुम उसकी फ्रेंड हो लेकिन फिर भी मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करता हूँ और मैं उसका फेस स्मैश करना चाहता हूँ ताकि मुझे उसे दोबारा देखना ना पड़े। इतना कहने के बाद ब्लैक अपना फेस पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे यार क्या बकवास है, मैं क्या करूँ? इसके बाद आइसिन कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, तुम चिल करो डूड, इस पर इतना गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है, तुम क्या कह रहे हो, मैं चिल करूं? और तुम्हें क्या लगता है ये सब सही हो रहा है? और जॉन जो सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मली भेज रहा है क्या वो सही है? और क्या जॉन की वजह से स्कूल में जो मास्क पहनकर जोकर घूम रहे हैं वो भी सही है? और वो हाल ही में जो हमारे क्लब में ज्वाइन होना चाहते हैं उन्हें धमका रहा है, क्या वो भी तुम्हारे हिसाब से सही है? मुझे बताओ आइसिन, आखिर लाइन कहाँ है और आखिर हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? या वो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बस इस चीज के लिए हमें उसको टॉलरेट करना पड़ेगा? तो सारा कह रही होती है, अनफॉर्चुनेटली हाँ, हमें उसे टॉलरेट करना पड़ेगा, ये चीज हमेशा से यहाँ मौजूद थी लेकिन हमने कभी इस प्रॉब्लम को नोटिस नहीं किया और कुछ मामलों में जॉन ने हम पर फेवर किया है। हमें सिस्टम को अनडाउटेडली एक्सपोज करके करेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन एक ऐसे किंग के साथ जो किसी भी चीज में कॉपीराइट करने से इनकार कर देगा और हम में से किसी भी पर्सन को वेल्सन के आसपास चीजों को चेंज करने में काफी डिफिकल्टीज होंगी। तो ये सुनकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है, मुझे परवाह नहीं है और मैं अब इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारा अपने रूम में आ गई होती है और वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद स्टडी टेबल पर बैठी होती है और जैसे ही वो अपने बुक का पेज पलटती है तो उसे अपने बुक में एक नोट मिलता है। फिर सारा उस नोट को अपने हाथ में लेती है और पढ़ रही होती है तो उसमें ये लिखा होता है, फ्राइडे 5:30 को 7:30 कॉस्ट इन
लोविन में एक डील करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्लो पार्क में बैठा होता है। फिर वहाँ पर सेरा भी आ जाती है और कह रही होती है, हाय आर्लो, बहुत समय हो गया है। तो आर्लो कह रहा होता है, सेरा आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो सेरा कह रही होती है, मैं पूछना चाहती थी कि टेरेंस के साथ सिचुएशन कैसी चल रही है और तुम सेफ हाउस में उस पर निगरानी कर रहे हो ना, और क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? फिर आर्लो कह रहा होता है, दरअसल मैंने सेफ हाउस क्विट कर दिया है। तो सेरा कह रही थी, क्या, लेकिन क्यों? फिर आर्लो कह रहा होता है, क्योंकि मैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और वैसे भी मेरे पास फोकस करने के लिए अपनी काफी चीजें हैं। तो सेरा कह रही होती है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो तुम मुझे करेक्ट करो, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ ज्वाइन होने का तुम्हारा पर्पस ये नहीं था टेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि एम्बर के साथ डील क्या है, और तुमने कहा था कि तुमने उसके लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया था। फिर आर्लो कह रहा होता है, मैंने अपनी चाची से कंफर्म कर लिया जो अथॉरिटीज के अंडर काम करती हैं और उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा है। तो सेरा कह रही होती है, क्या ख्याल रखा है? तो इसका मतलब तुम इसे यहीं छोड़ना चाहते हो और तुम इस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई हो? फिर आर्लो कह रहा होता है, देखो सेराफिना, अगर अथॉरिटीज के पास भी इसका जवाब नहीं है तो आखिर हम क्या ही कर सकते हैं, और जबरदस्ती उसके पीछे लगना हमारे लिए टाइम की बर्बादी है। तो सेरा कह रही होती, खैर मेरे पास बर्बाद करने के लिए काफी ज्यादा टाइम है, और इतना कहकर सेरा वो नोट आर्लो को दे देती है और आर्लो उस नोट को पकड़कर कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? तो सेरा कह रही होती, आज किसी ने मेरी टेक्स्ट बुक में इसे डाल दिया और मैं किसी ऐसे पर्सन को नहीं जानती हूँ जो मेरे साथ लॉजिकली डील करना चाहता हो, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी। फिर आर्लो कह रहा होता है, तुम अब ये मत कहना कि तुम सच में वहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हो। तो सेरा कह रही थी, हाँ मैं कर रही हूँ। फिर आर्लो कह रहा होता है, ये एक बेवकूफी है और इसका एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो सेरा कह रही होती, अगर तुम साथ चलो तो ये हो सकता है। फिर आर्लो कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो सेरा कह रही होती, आर्लो तुम उन लोगों में से हो जो पूरी सिचुएशन जानते हैं और फाइनली हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर जानने का ये लास्ट मौका है, तो मुझे तुम बेल मत दो। फिर आर्लो कह रहा होता है, तुम सही कह रही हो, मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि वो क्या करने के कैपेबल हैं और वो बहुत ही डेंजरस है, तो इसलिए किडनैपर्स को खुद को सौंपने के बजाय इस इंफॉर्मेशन को अथॉरिटीज को क्यों नहीं दे देती हो? तो सेरा कह रही होती, राइट, और ताकि वो इसकी भी देखभाल वैसे ही करे जैसे उन्होंने एम्बर और बाकी चीजों की करी है। देखो आर्लो, ये लोग एक डील करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो वो चाहते हैं, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो मैं चाहती हूँ, और वो जो चीज है जो मैं चाहती हूँ मैं उसमें अथॉरिटीज को शामिल नहीं होने दूंगी और मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। फिर आर्लो कह रहा होता है, क्या तुम्हें रियलाइज भी है कि तुम एक कागज के टुकड़े पर इतना ज्यादा भरोसा कर रही हो? तो सेरा कह रही होती है, मैंने इस एड्रेस की रिसर्च करी है और ये एक पब्लिक कैफे की तरफ पॉइंट करता है, और अगर वो एक पब्लिक कैफे है तो वहाँ काफी ज्यादा क्राउड होगा, इसलिए वो लोग वहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये बात भी क्लियर होती है कि वो फाइट नहीं चाहते हैं। फिर आर्लो कह रहा होता है, ये एक विशफुल सोच है, और क्या तुम भूल गई हो कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तो सेरा कह रही होती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए कह रही हूँ, और तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि तुम इसके लिए थोड़ा भी क्यूरियस नहीं हो, और क्या तुम इन लोगों को पर्सनली नहीं देखना चाहते हो, और क्या तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि वो कौन है और वो क्या चाहते हैं? तो ये सुनकर आर्लो को अपनी आंट की कही हुई बात याद आती है कि मुझे खुद पर और अपने रिज्यूम पर फोकस करना चाहिए और आसपास की जो नॉइस है उससे खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद आर्लो कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं आऊंगा, और अगर तुम अपने आप को डेंजर में डालना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, ये मेरा काम नहीं है, इसलिए तुम मुझे इसमें मत घसीटो। तो सेरा थोड़ा निराश होते हुए कह रही होती है, मुझे लगा कि तुम इसके अगेंस्ट होगे। चलो अब सब क्लियर हो गया है, अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं क्या पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास हमेशा वेट करने का पेशेंस नहीं है, और अगर तुम इसमें ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो ये भी ठीक है, और वैसे इसे देखने के लिए थैंक यू, अब मैं कुछ और सोच लूंगी। इतना कहकर सेरा वहाँ से जारी होती है और आर्लो उस नोट को काफी गौर से देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात हो गई होती है और हम देखते हैं कि जॉन वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है और उसे ब्लैक के रूम का डोर देखकर उसकी याद आ जाती है। फिर इसके बाद जॉनी को आज का इंसिडेंट याद आता है जब ब्लैक उससे कह रहा था कि तुम सेफ हाउस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि जिन हाई रैंकर से तुम इतनी ज्यादा नफरत करते थे वो अब सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सब याद करके जॉनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वॉल में पंच मारते हुए मन ही मन कह रहा होता है,
मैं सेफ हाउस को अवॉइड कर रहा हूँ, तुम्हें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने इसे इतने लंबे टाइम तक चलने दिया। अब बस तुम देखते रहो, कल मैं तुम्हारे फ्रॉड को एक्सपोज करूंगा कि तुम रियल में कौन हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक का सपना देख रहे होते हैं और वो देखता है कि जॉन ने सभी को डिफीट कर दिया होता है। फिर ब्लैक जॉनी से कह रहा होता है जॉनी रुक जाओ, और जॉन कह रहा होता है आखिर तुम इस बारे में क्या ही कर सकते हो। तो ये सपना देखकर ब्लैक काफी ज्यादा घबराते हुए उठ जाता है और बेड में पंच मारते हुए कह रहा होता है उस इडियट पर्सन के आसपास होते हुए हम कभी भी पीस नहीं पा सकते हैं, किसी न किसी को उसे बाहर निकालना ही होगा। तो इतना कहने के बाद ब्लैक को आइसिन की कही हुई बात याद आती है कि जॉन भी क्या एम्स यूज करता होगा और अगर हम में से कोई इसे ले ले तो शायद हम जॉन को डिफीट कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और ब्लैक भी स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है। फिर आइसिन वहाँ आता है और डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। तो ब्लैक कह रहा होता है मुझे 2 मिनट दो, मैं रेडी हो गया हूँ। फिर आइसिन कह रहा होता है मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी आना। तो इसके बाद ब्लैक जैसे ही अपना ब्लेजर उठाता है तो उसकी पॉकेट से एबिलिटी एम्पलीफायर की शीशी गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वही दोनों लड़के सेफ हाउस में एंटर कर रहे होते हैं और वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है ये है सेफ हाउस। तो वो लड़का वहाँ सब कुछ देखने के बाद कह रहा होता है ये मुझे एंटी जॉन नहीं लग रहा है। फिर वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है अरे तुम सभी रूमर्स पर फोकस मत करो, और जैसे कि मैंने तुमसे कहा था ये हमारा काम निपटाने के लिए एक पीसफुल जगह है। अच्छा अब तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ये पूरी जगह दिखाता हूँ। इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं और वो अपना असाइनमेंट कर रहा होता है और तभी वो पर्पल हेयर बॉय ब्लैक के पास आकर कह रहा होता है हे ब्लैक ये मेरा फ्रेंड एल्डन है और वो सेफ हाउस को ट्राई करना चाहता है। तो ब्लैक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल उसका वेलकम है। इसके बाद एल्डन कह रहा होता है ब्लैक कल हमें मुसीबत से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो ब्लैक कह रहा होता है मैं खुश हूँ कि तुम लोग ठीक हो। खैर वैसे भी यहाँ सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और तुम यहाँ जो भी चाहे वो कर सकते हो और बस ये मेक श्योर करना कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो एल्डन कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो इधर उधर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या सच में ये इतना ही है, इसमें कोई कैच नहीं है और तुम्हें बस वही करना है जो तुम चाहते हो। इसके बाद एल्डन की नजर तालिया पर जाती है और वो उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो इसके बाद जैसी तालिया एल्डन को देखती है तो एल्डन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से घबराते हुए सीधा अपने फ्रेंड पर्पल हेयर बॉय के पास जाता है। आखिर तुम इसे काम कैसे कह सकते हो, तुम्हें वो याद है तालिया, उसने लास्ट टाइम हमें काफी ज्यादा परेशान किया था और शायद वो अभी भी करेगी। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है नहीं वो नहीं करेगी, लास्ट टाइम एक लड़के ने उससे यही बात कही थी। रेमी और हम सभी ने इस बारे में डिस्कस किया और हर कोई क्लब के अंदर और बाहर एक दूसरे से दूर रहने के लिए एग्री करता है। तो एल्डन कह रहा होता है क्या ये सच है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है हाँ मेरा मतलब यह है कि जब बात आती है तो हम सभी एक ही चीज चाहते हैं कि हम सभी आराम से रह सके। तो एल्डन कह रहा होता है हाँ मुझे लगता है कि ये सच है। अरे यार मैं सच में नहीं जानता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इसलिए मैं यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं लाया। फिर उसका फ्रेंड कह रहा होता है अरे वहाँ पर लैपटॉप भी है तो तुम अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। तो ये सुनकर एल्डन कह रहा होता है अरे वाओ यहाँ लैपटॉप भी है। तो इतना कहने के बाद वो ड्रॉअर के पास जा रहा होता है और तभी हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं और वो कह रहा होता है क्या तुम लोग कुछ और खेलना चाहते हो। तो उसके सामने वाला लड़का कह रहा होता है इस गेम को कोई भी बीट कर सकता है। फिर वो पहला वाला लड़का कह रहा होता है ठीक है क्या तुमने कभी न्यू टैक्सिक होल्डम के बारे में सुना है, ये गेम काफी सिंपल है और तुम इसे इजीली खेल सकते हो। हम में से सभी के हाथ में 2 कार्ड होंगे और बीच में 5 कार्ड शेयर करने होते हैं और राउंड जीतने के लिए तुम्हारे पास दिए गए कार्ड्स के साथ हाईएस्ट 5 कार्ड्स के कॉम्बो होने चाहिए और हाँ साथ ही तुम्हें जोकर को बाहर निकालना होगा। तो ये सुनकर सारा भी उनके पास जाती है और कह रही होती है अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकती हूँ। तो वो लोग कह रहे होते हैं हाँ जरूर सैरा। तो उनके इतना कहते ही सैरा वहाँ बैठ जाती है। फिर वहाँ पर एलन भी आ जाती है और कह रही होती है सैरा मुझे पता था कि तुम्हें ये गेम पसंद है। तो सैरा कह रही होती खैर मैंने इसे एक बार खेला था और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सिखाया था। इसके बाद वो ब्लू हेयर बॉय कह रहा होता है
अगर तुम पहले से इसे जानती हो तो क्या तुम डीलर बनना चाहोगी? तो सैरा कह रही थी हाँ जरूर, मैं इसे आजमाना चाहूंगी। तो वो ब्लू हेयर बॉय कह रहा होता है तो ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा वो सारे कार्ड्स उठाती है और सैरा के हाथ में 2 कार्ड्स होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक का काम भी पूरा हो गया होता है और वो टेबल से उठकर कह रहा होता है हेलो एवरीवन, मैं वॉशरूम जाकर जल्दी वापस आता हूँ और तुम सभी प्लीज किसी भी मुसीबत से दूर रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक वॉशरूम में अपने हाथ वॉश कर रहा होता है। फिर वो अपने पॉकेट से एबिलिटी एम्पलीफायर निकालता है और उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है उफ मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सच में इसे अपने साथ लाया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी के कंप्लेंट करने से पहले मैं इसे प्रिंसिपल को सौंप देता हूँ। इसके बाद हम एल्डन को देखते हैं और वो आराम से डेस्क में सोया होता है। तो ये देखते हुए उसका फ्रेंड कह रहा होता है तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है ना? फिर एल्डन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है और मुझे लगता है कि अब से मैं अपने फ्री ब्लॉक्स में यहीं आऊंगा। तो जैसी एल्डन इतना कहता है तो उसे आवाज आती है कि किसी ने डोर पर किक करके उसे ओपन किया है और जैसी वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि ये जॉन है और साथ ही वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स जॉन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जॉन जैसी उन कार्ड्स को देखता है तो उसे याद आता है कि मैंने और मेरे डैड ने सैरा के साथ मिलकर लास्ट टाइम ये गेम खेला था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स जॉनी को देखकर वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं जॉन हमें यहाँ डिफीट करने के लिए आया है, सब लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो जॉन को ये देखकर न्यू बॉस्टन की याद आती है और वो मनीमन कह रहा होता है ये बिल्कुल सिमिलर है। इसके बाद जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है हिलना बंद करो, अब तुम्हारा एक और मूव और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम 1 वीक तक ना चल पाओ। तो ये सुनकर वो सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह पर रुक जाते हैं। फिर जैक कह रहा होता है अरे एक सेकंड रुको, क्या यहाँ पर हर टाइम एक सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए? आखिर तुम्हारा सुपरवाइजर कहाँ है? तो वो पर्पल हेयर बॉय कह रहा होता है यहाँ का सुपरवाइजर ब्लैक है और वो जल्दी ही वापस आएगा। तो जैक उसके पास आकर कह रहा होता है क्या सच में? क्या तुम्हें यकीन है वो यहाँ से इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है? तो वो लड़का कह रहा होता है नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। और वैसे जैक आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? तो ये सब देखकर एल्डन मनीमन कह रहा होता है अरे यार क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुमने लास्ट टाइम उससे बात करने के बाद कुछ नहीं सीखा? इसके बाद हम तालिया को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है वो सही कह रहा है, अगर तुम यहाँ सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए आए हो तो यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते हैं। तो बाकी लोग भी उसके साथ कह रहे होते हैं तुम यहाँ से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये सब सुनकर जॉनी को अपना पास्ट याद आता है जहाँ क्लेयर ने क्लासमेट के साथ मिलकर सभी को मेरे अगेंस्ट कर दिया था। इसके बाद दोबारा हम जैक को देखते हैं और वो कह रहा होता है जरा एक बार इस बकवास को सुनो, ये एक सेफ हाउस है जो हर किसी के लिए ओपन होना चाहिए, लेकिन तुम तो फेवरेटिज्म कर रहे हो। इसके बाद जैक एल्डन की तरफ देख रहा होता है और ये देखकर एल्डन काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर जैक एल्डन का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कह रहा होता है अरे देखो यहाँ कौन है, तुम वही कल वाले बच्चे हो ना? आखिर ऐसा क्या हुआ जो कल वाले इंसिडेंट के बाद भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत करी? और इतना कहने के बाद जैक उसे नीचे फेंक देता है। तो ये देखकर सैरा खड़ी हो जाती है और मनीमन कह रही होती जॉन तुम क्या करना चाहते हो? इसके बाद हम दोबारा एल्डन को देखते हैं और वो कह रहा होता है प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ, मैं हमेशा के लिए सेफ हाउस छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाना नहीं चाहता हूँ। तो जॉनी कह रहा होता है तुम झूठे हो और इतना कहकर उसे किक मार देता है। तो ये देखकर सैरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है जॉन अब काफी हो गया है। तो ये सुनकर जॉन पीछे मुड़कर सैरा की तरफ देख रहा होता है और साथ ही वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट भी सैरा की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा एल्डन के पास आकर बैठती है और जैसे ही उसे चेक कर रही होती है तो जैक एल्डन के ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है सेराफिना आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? तो सैरा कह रही होती है जैक अपना पैर हटाओ। इसके बाद जॉन कह रहा होता है सैरा आखिर तुम क्या सोच रही हो कि तुम कौन हो? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी पोजीशन मिक्सअप कर ली है और कहीं तुम ये भूल तो नहीं गई हो कि तुम ऑर्डर्स नहीं दे सकती हो और वो भी स्पेशली मेरे लोगों को। तो सैरा कह रही थी जॉन सीरियसली इस लड़के को इन्फर्मरी ले जाने की जरूरत है, तुमने उसे नॉकआउट कर दिया है। फिर जॉनी कह रहा होता है वो यही डिजर्व करता था। तो सैरा कह रही होती है पर किस लिए? क्या खुद को सेव करने की कोशिश करने के लिए? फिर जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने एक ऑर्डर दिया था, जो कोई भी इस प्लेस को ज्वाइन करता है वो मेरा एनिमी होगा। फिर सैरा कह रही होती है
तो जॉन बताओ मेरे बारे में क्या, इस अकॉर्डिंग तो मैं भी तुम्हारी एनिमी बन जाती हूँ। तो जॉनी कह रहा होता है तुम सेफ हाउस से काफी पहले मेरी एनिमी बन गई हो, जिस टाइम तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे पीठ पीछे चाल चली। तो सैरा कह रही होती है तुम अपनी कहानी सीधे समझो कि किसने किसे धोखा दिया। फिर जॉनी कह रहा होता है तुमने मुझे धोखा दिया। तो सैरा कह रही होती है अगर ऐसा है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और अब अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो ठीक है, लेकिन इस प्लेस के हिस्सों के मुकाबले तुम्हारे पास क्या है। तो जॉनी कह रहा होता है यहाँ हर कोई झूठा और कावर्ड है। फिर सैरा कह रही होती है जरा एक बार इन लोगों को देखो, तुम रियल में इनमें से कितने लोगों से मिले हो और तुमने इनमें से कितनों को पहले देखा है। तो जॉनी कह रहा होता है मैंने इनमें से जितनों को भी देखा है उतना काफी है इन लोगों को जानने के लिए कि ये कितने घटिया हैं। तुम सभी एक इडियट्स का ग्रुप हो जो एक रूम में छुपे हुए हो और फ्रॉड रॉयल को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो। फिर सैरा कह रही होती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम अभी भी उन सभी से नाराज हो, लेकिन लास्ट मंथ से उन लोगों ने सभी की हेल्प करने की कोशिश करी है। तो जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है सेराफिना चुप हो जाओ, तुम तो उनका डिफेंड करोगी ही, तुम भी उतनी ही बुरी हो जितने वो लोग हैं। उस इडियट रेड हेयर की तरह जिसने मेरे दिमाग को उड़ा देने की धमकी दी थी, और वो चूहा जिसने मेरी कलाई तोड़ दी थी और मेरी आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज कर दी, और वो बिच जिसने अपने आसपास की सभी चीजों को इग्नोर कर दिया। और हाँ, आर्लो को मत भूलो, उसने मुझे धोखा दिया और खींचकर टर्फ वॉर की प्लेस में लेकर चला गया और मुझ पर अचानक से अटैक करवा दिया। फिर सैरा कह रही होती जॉन हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बदले में तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? तुमने उन सभी को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया और साथ ही उन्हें सीरियस कंडीशन में इनफॉर्मली भेज दिया और साथ ही उनसे उनका टाइटल भी छीन लिया। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये सब कीमत चुकाने के लिए काफी है और शायद अब टाइम आ गया है कि तुम इन सबको जाने दो और बाकी चीजों पर फोकस करो? तो जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, उनमें से किसी को भी दूसरों की परवाह नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है वो सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सब हार चुके हैं और फिलहाल वो राइजियस एक्ट करना चाहते हैं ताकि वो मुझे वीक कर सके। फिर सैरा कह रही थी जॉन वो सभी तुमसे बात करने की कोशिश कर चुके हैं और साथ ही तुम्हारे साथ काम करने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन तुम ही वो हो जिसने उन्हें डिसमिस कर दिया। तो जॉनी कह रहा होता है क्योंकि वो डरते थे कि मैं कितना पावरफुल हूँ, वो सभी फेक लोगों का एक ग्रुप है। फिर सैरा कह रही है जॉन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारे लिए तो हर कोई फेक है। तो जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर उन्हें सच में परवाह थी तो ये प्लेस इससे पहले कहाँ था, और जब मैं क्रिपल था तो उन्होंने ये सेफ हाउस क्यों नहीं बनाया? फिर सैरा चिल्लाते हुए कह रही होती है ये सेफ हाउस अब तो यहाँ है ना। हाँ मैं मानती हूँ कि रॉयल्स ने गलती करी है और वो अब अपनी गलतियों से सीख गए हैं, और अब आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि वो टाइम को पीछे कर दें और सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करे ताकि तुम अपना नाटक कंटिन्यू रख सको और अपने सभी इश्यूज से भाग सको? तो ये सुनकर जॉनी सैरा का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है सैरा तुमने क्या कहा? अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना गंदा मुंह बंद रखो। फिर सैरा जॉनी का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती जॉन अब तुम विक्टिम नहीं हो, और अब कैसा रहेगा जब तुम अपनी प्रॉब्लम का सामना करना शुरू कर दो बजाय इसके दूसरों को बदनाम करने के। तो जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है सैरा अपनी बकवास बंद करो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तुम सब मुझ पर मत ठोको, तुम हिपोक्रेट हो और तुम ही प्रॉब्लम हो। इतना कहकर जॉनी सैरा को पंच मारने के लिए अपना हाथ पीछे करता है और जैसे ही सैरा को पंच मारने वाला होता है तो उसे सैरा का फेस देखकर उसे क्लेयर की याद आती है और वो मनीमन कह रहा होता है आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक तेजी से दौड़ते हुए वहाँ आता है और जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है और जॉनी उड़ते हुए विंडो से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन जॉनी ने नीचे गिरते हुए ब्लैक की एबिलिटी कॉपी कर ली होती है और जॉनी लेजर बीम एक्टिवेट करते हुए खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है और नीचे खड़े होकर ब्लैक को देखकर कह रहा होता है तुम फिर से। और इतना कहने के बाद जॉन अपने हाथ में लेजर बीम एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो ये देखकर ब्लैक मनीमन कह रहा होता है क्या वो वापस आ रहा है, और इतना कहते ही वो भी अपने हाथ में लेजर बीम चार्ज करता है, फिर जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है और ब्लैक का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जॉन वापस नीचे चले जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन काफी ज्यादा लेजर बीम चार्ज कर रहा होता है और ब्लैक ये देखकर मन ही मन कह रहा होता है ये क्या बकवास है, क्या वो इस पूरी जगह को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना कहने के बाद ब्लैक भी अपनी लेजर बीम चार्ज करता है। इसके बाद जॉनी लेजर बीम से ब्लैक की तरफ अटैक करता है और ब्लैक भी अपनी लेजर बीम से जॉनी की तरफ अटैक करता है और दोनों की लेजर बीम आपस में टकरा कर काफी बड़ा ब्लास्ट कर देती है। और ये देखकर ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है मुझे वहाँ नीचे जाना होगा क्योंकि उसका ब्लास्ट मेरे ब्लास्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो सेफ हाउस को अपना टारगेट बना रहा है तो मैं इसे डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहकर ब्लैक विंडो से नीचे जंप कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के बीच से ब्लैक की लेजर बीम जॉनी की तरफ आ रही होती है लेकिन जॉनी उसकी लेजर बीम का डॉज कर लेता है। इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं और वो काफी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है और अपने हाथ में लेजर बॉल चार्ज करते हुए जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जॉनी इसे भी काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद जॉन काफी तेजी से ब्लैक की तरफ आ रहा होता है और ब्लैक जॉनी के पंच से बचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जॉनी उसे पंच मारने में कामयाब हो जाता है और ब्लैक इससे थोड़ा पीछे छटक जाता है। इसके बाद हम आइसिन को हॉलवे में देखते हैं और वो विंडो से ब्लैक और जॉनी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे क्या ये मजाक चल रहा है। वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने हैं और वो भी सेफ हाउस के ठीक नीचे। इसके बाद सेफ हाउस के अंदर हम सैरा को देखते हैं और वो भी विंडो से जॉन को देख रही होती है। इसके बाद सैरा एल्डन के पास जाती है तो जैक एल्डन के ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है सैरा तुम्हें क्या लग रहा है, आखिर तुम क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं कि जॉन ने क्या कहा, जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता है कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तो सैरा कह रही होती है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसने क्या कहा। फिर ये सुनकर जैक मन ही मन कह रहा होता है अभी भी हाई टियर की तरह एक्ट कर रही है और अब समय आ गया है कि इसको इसकी प्लेस दिखाई जाए। इसके बाद जैक कह रहा होता है लगता है तुम्हें एक रिमाइंडर की जरूरत है और अब तुम पावरफुल नहीं रही हो और न ही जॉन को तुम्हारी कोई परवाह है, तो इसलिए अब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना सीखना चाहिए। तो इतना कहते ही जैक सैरा को किक मारकर दूर छटका देता है और बाकी स्टूडेंट सैरा को संभालते हुए कह रहे होते हैं सेराफिना क्या तुम ठीक हो? इसके बाद सैरा कह रही होती है जैक तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो जैक कह रहा होता है अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ तो तुम मुझे खुद क्यों नहीं भेज देती हो। इसके बाद जैक से एक लड़का कह रहा होता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो और हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तो जैक कह रहा होता है तुम सब अब कुछ ज्यादा ही बात करने लग गए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि तालिया एक चेयर फेंक कर जैक के सर पर मारती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें यहाँ तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो जैक कह रहा होता है तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तो इतना कहते ही जैक तालिया को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और कह रहा होता है आई गेस मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है लेकिन मैं तुम सभी को सबक जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद हम दोबारा ब्लैक और जॉन को देखते हैं और जॉन कह रहा होता है इतना काफी नहीं है, इतनी बार मुझसे मार खाने के बाद तुम अभी भी नहीं जानते हो कि तुम्हें कब क्विट करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है मुझे उसकी हिम्मत से नफरत है लेकिन मैं खुद को खोने का रिस्क नहीं उठाऊंगा सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस बेवकूफ के अगेंस्ट फाइट जीत सकूं। एक इडियट जो हर किसी पर अपना गुस्सा उतारता है और अपने इकलौते फ्रेंड के साथ घटिया बिहेव करता है, ये इसके लायक नहीं है। अगर हर बार मुझे सेफ हाउस को डिफेंड करने के लिए उससे पिटना होगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ब्लैक इतना कह ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जॉनी काफी तेजी से ब्लैक की तरफ आ रहा होता है और ब्लैक ये देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है डैम इट, आखिर वो इतनी तेजी से मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तो इतना कहने के बाद ब्लैक भी अपनी एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक करता है और ब्लैक के इस अटैक से जॉन हवा में पीछे जा रहा होता है और इसी के साथ ब्लैक अपनी लेजर बीम चार्ज करता है और जॉनी के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे छटका देता है लेकिन जॉनी खुद को रोकते हुए काफी तेजी से ब्लैक की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और ब्लैक के ऊपर लेजर बीम से अटैक कर देता है लेकिन ब्लैक जॉनी का यह अटैक डॉज करने में कामयाब हो जाता है पर जॉनी अचानक से आकर ब्लैक को किक कर देता है और ब्लैक उड़ते हुए वॉल में टकरा जाता है। इसके बाद दोबारा हम सेफ हाउस में सैरा और जैक को देखते हैं और जैक ने सैरा का कॉलर पकड़कर उसे उठाया होता है और तभी आइसन डोर ओपन करके अंदर आता है और जैक के ऊपर एम करते हुए कैन से उसके सर पर मारता है और अचानक से उसके पास आकर उसे पंच मारकर वॉल में फेंक देता है। इसके बाद आइसन जैक के पास आकर कह रहा होता है हमने पहले ही तुम्हें बाहर निकाल दिया था और जब हम आसपास नहीं होते हैं तो तुम अंदर नहीं घुस सकते हो और अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उठकर आइसन को पंच मार रहा होता है लेकिन आइसन काफी इजीली उसका पंच डॉज कर लेता है और जैक का फेस पकड़कर वॉल में पटक देता
देता है, फिर कह रहा होता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब तुमने फिर कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ और इन सबको अकेला छोड़ दो। तो इतना कहने के बाद आइसन उसे छोड़ देता है और जैक भागते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आइसन कह रहा होता है क्या तुम सब ठीक हो? तो वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं आइसन हमें बचाने के लिए थैंक यू। इसके बाद हम वापस जॉन और ब्लैक को देखते हैं और जॉन ने ब्लैक को डिफीट कर दिया होता है। इसके बाद जॉन ब्लैक का कॉलर पकड़ता है और सेरा ये सब देखते हुए मनी मन कह रही होती है बस काफी हो गया है, अब ये सब ऐसे नहीं चल सकता है। वो अपने आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और साथ ही वो अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। जॉन को अब मुझे रोकना चाहिए। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और लास्ट टाइम 900 लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार तुम कंप्लीट कर लोगे। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।